Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insights April 2020 Current Affairs Compilation and ये आपकी सेकेंड लास्ट वीडियो है. इसके बाद फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स की वीडियो और आएगी. देन आपके जून से लेके अप्रैल 2020 तक करंट अफेयर्स डन है. अभी न्यू डेट भी पता चल जाएगी 20 मई को कि कब आपका एग्ज़ाम होना है. फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे के करंट अफेयर्स करेंगे. एंड अब आपके क्योंकि अप्रैल तक करंट अफेयर्स हो गए हैं तो आप इन्हीं को रिवाइज करें, रनिंग नोट्स इनके बना लें एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखें अगर आपने इनको लर्न भी कर लिया है तो. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. इस वीडियो के अंदर हम अगेन 30 पेजेस का टारगेट रखेंगे. 120 टू 150 पेज हम करेंगे एंड देन आपका फैक्ट फॉर प्रीलिम्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसमें हम 151 टू 165 पेज करेंगे. ओके, सो पीएम किसान ये हम कई बार कर चुके हैं लेकिन अगेन मैं सभी टॉपिक्स दोबारा करा रही हूँ. तो पीएम किसान स्कीम के अंदर 17,793 करोड़ रुपीस रिलीज़ किए गए हैं 8.89 करोड़ फार्मर फैमिलीज़ के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन. याद रखिएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इसके थ्रू सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश की जा रही है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए. 6,000 रुपये प्रति साल दिए जाते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में. ओके, एंड कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है जो हायर इनकम स्टेटस से बिलोंग करते हों. जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेनिफिशियरीज कौन है उनको आइडेंटिफिकेशन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट की है. एम्बिट क्या है? वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनका लैंड कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स हो. तो 1 जून 2019 से उन सभी फार्मर फैमिलीज को, बट इट्स एम्बिट वाज लेटर एक्सपेंडेड. 1 जून 2019 से सभी फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स. तो पहले था 2 हेक्टेयर लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है. कौन कौन से फार्मर्स नहीं इसका फ़ायदा ले सकते? जो इनकम टैक्स पेयर्स रहे हों लास्ट असेसमेंट ईयर्स में, जो प्रोफेशनल्स हों जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पेंशनर्स एंड जो 10,000 रुपीज़ पर मंथ रिसीव कर रहे हों. इनमें से एमटीएस, क्लास 4 एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे. ठीक है, मीन्स उन्हें मिलेगी. कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स जैसे कि आपका भुवंतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, रायतू बंधु स्कीम तेलंगाना के अंदर चल रहा है, कालिया जिसके अंदर 10,000 रुपीज़ दिए जाते हैं उड़ीसा के अंदर चल रहा है, दैट इज़ कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. इनके बारे में डिटेल से हम कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं. इन्हें हम डिटेल्स में कर चुके हैं. तो अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर्स हैं सो प्लीज़ watch all the videos. नाउ ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बिल 2020 तो पावर मिनिस्ट्री ने फ्लोट किया है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड जिसमें सजेशंस मांगे हैं 21 दिन के अंदर अंदर. इसके थ्रू 2003 एक्ट को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विदाउट सब्सिडी, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी, ताकि इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अचीव हो सके इन द पावर सेक्टर. ये 4th ड्राफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का 2014 से. सबसे पहला जो था वो 2014 में आया था, लोकसभा में आया था, जिसमें सेपरेट कैरेज एंड कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में डिमांड की गई थी. फिर बिल जो था वो ऑप्शन भी देता है कंज्यूमर्स को कि वो अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि वो मोबाइल फ़ोन सर्विस के लिए करते हैं. लेकिन बिल लैप्स्ड हो गया था आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. सेकेंड एंड जो 3rd ड्राफ्ट है वो सर्कुलेट किया गया था 2018 एंड 2019 के अंदर. इस बिल में प्रोविजंस यही है कि डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज किया जाए सब लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी मॉडल्स के थ्रू. इस बिल के थ्रू रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा डिफरमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकवरी एंड रिडक्शन इन क्रॉस सब्सिडी ताकि एक कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ और एक सिंप्लीफाइड टैरिफ आ सके. इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को डी मीन्स उनके साथ इस तरीके से प्रपोज किया जाएगा कि वो डील करें विद द इश्यूज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी होती है. रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो ड्राफ्ट है ये रिन्यूएबल
नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को भी लेकर आएगा एंड मिनिमम परसेंटेज भी लेके आएगा ऑफ द परचेज फॉर द स्टेट्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बिल इनेबल करेगा स्टेट को एंड सेंट्रल पावर रेगुलेटर्स को कि वो ट्रांसमिशन चार्जेस स्पेसिफाई करें अंडर ओपन एक्सेस। एडिशनल रूल्स भी बताएंगे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को, जिसके थ्रू शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच हो सके पावर का अक्रॉस द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी आए ताकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कवर हो सके फ्रॉम इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और ट्रांसमिट बिटवीन टू अदर कंट्रीज। ये एप्लीकेबल है सभी कंट्री के लिए एंड अब यहाँ पर एक्सक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है इसे हेड करेंगे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सभी पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की एंड ये इन्फोर्स करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी रिलेटेड हो टू परचेज एंड सेल या फिर ट्रांसमिशन ऑफ पावर्स बिटवीन जनरेटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज। तो ये प्रोग्रेसिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है एंड इसी तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है ताकि जो रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स या शॉर्टकमिंग्स होती हैं उनको रिमूव किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी भी क्रिएट की गई है जिसके पास पावर है सिविल कोर्ट की, मींस अरेस्ट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, ये सब इंक्लूडेड है ताकि डिसिप्लिन लाया जा सके अमंगस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। नाउ वी विल रीड अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल। आई नो थोड़ा सा आपको बैक में शोर आ रहा होगा बट हम अपना वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल। तो एनटीपीसी लिमिटेड जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर एंड एक सेंट्रल पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उन्होंने इनवाइट किया है ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ताकि 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स ले एंड दिल्ली के अंदर लाई जा सकें। ये मूव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन द कंट्री जहाँ पर एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम ग्रीन एनर्जी टू द फ्यूल सेल व्हीकल। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। जो वेट होता है हाइड्रोजन का वो एयर से भी कम है एंड इट राइजेज इन द एटमॉस्फेयर एंड रेयरली फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म H2। हाइड्रोजन एक नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड हाईली कंबसिबल डाई-एटॉमिक गैस है। प्रिंस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। जो सन है, स्टार्स हैं, वो भी हाइड्रोजन से ही बने हुए होते हैं एंड जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका ये मानना भी है कि 90% जो एटम्स हैं यूनिवर्स के अंदर वो हाइड्रोजन एटम्स ही हैं। सो हाइड्रोजन कॉम्पोनेंट है मोर कंपाउंड्स का रेदर देन एलिमेंट। नाउ वाटर मीन्स अदर देन एनी अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के अंदर ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का जो कि अर्थ के ऊपर मिलता है एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अर्थ पर अवेलेबल नहीं है इन कन्वीनियंट नेचुरल रिजर्वर्स। जो मोस्ट हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन इन वाटर एंड टू कार्बन इन लाइव और डेड फॉसिलाइज्ड बायोमास। नाउ इसको क्रिएट भी किया जा सकता है बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को फिजिकली स्टोर किया जा सकता है एज आइदर गैस और लिक्विड। अगर हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं एज अ गैस तो उसके लिए हाई प्रेशर टैंक्स चाहिए एंड अगर हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं एज अ लिक्विड तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट हो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में वो -252.8 डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन को सॉलिड्स के सरफेस पर भी स्टोर करके रखा जा सकता है एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में एंड लिक्विड्स में भी एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में। Now, what is the potential of clean hydrogen industry in reducing greenhouse gas emissions? तो हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि ऑलमोस्ट मैजिकल सॉल्यूशन है टू एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। जो बाय प्रोडक्ट होता है या जो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करने से मिलता है वो सिर्फ वाटर है
एंड वो भी 100% क्लीन। हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, ये पावर कर सकता है फ्यूल सेल्स को इन ज़ीरो एमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इसके पास पोटेंशियल है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, फ्यूल सेल्स का पोटेंशियल है फॉर हाई एफिशिएंसी। इनफैक्ट फ्यूल सेल को भी कपल किया जा सकता है विद एन इलेक्ट्रिक मोटर is 2 to 3 times more efficient than an internal combustion engine running on gasoline. हाइड्रोजन सर्व करता है एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन्स। जो एनर्जी है 2.2 पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर वो सेम है जो 1 गैलन ऑफ गैसोलीन के अंदर होती है। वट इज़ द बेनिफिट्स और वट आर द बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल? एक तो ये रेडिली अवेलेबल होता है, हार्मफुल एमिशंस नहीं प्रोड्यूस करता, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, रॉकेट्स की तरह यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह रॉकेट्स में, 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है एज गैसोलिन और अदर फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल एफिशिएंट है। अगर इसको कंपेयर करें डीजल या गैस से तो ये मोर फ्यूल एफिशिएंट है क्योंकि मोर एनर्जी पर पाउंड ऑफ फ्यूल ये प्रोड्यूस कर सकता है। रिन्यूएबल है, बार बार इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी दूसरे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह ये नहीं है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। लिमिटेशंस क्या हैं? ये डिपॉजिट्स के अंदर अकर नहीं करता, रिजर्व्स की तरह अकर नहीं करता लाइक फॉसिल फ्यूल्स, इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके। हाइड्रोजन रिन्यूएबल्स को यूज़ करें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रोड्यूस करना, एंड जो हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक वन से, हाईली फ्लेमेबल है, डिफ़िकल्ट है स्टोर करना, एंड जो क्लीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री है वो स्मॉल होती है लेकिन कॉस्ट क्या होती हैं? हाई। Now we will read about National Innovation Foundation. So National Innovation Foundation ये इनोवेटिव सिटीजन्स को इनवाइट कर रहा है कि वो चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। इससे सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट होगी बल्कि एक वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एंगेज कर पाएंगे जिनका अलग अलग बैकग्राउंड हो, एंड दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज़ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फरवरी 2000 अहमदाबाद में इसको सेटअप किया गया था गुजरात में, ताकि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये दे सकें ग्रास रूट इनोवेशंस के लिए। ये इंडिया का नेशनल इनिशिएटिव है ताकि ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को मजबूत किया जा सके एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को भी। ये हेल्प करती है इंडिया को क्रिएटिव एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए। कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड दैट इज़ मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, ध्यान रखिएगा, इज़ बीइंग रिवैम्प्ड, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही, एंड नेशनल इनोवेशन फंड को अलाइन किया गया है विद द एक्शन प्लान फॉर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। देन सेकेंड है आपका माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड at NIF with support from Small Industries Development Bank of India। इन्होंने रिस्क कैपिटल प्रोवाइड किया है 230 इनोवेशन बेस्ड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स का, विच सम ऑफ विच आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन। ऑर्गेनाइज किया गया था 2008 से ही। इग्नाइट एक एनुअल कंपटीशन है स्टूडेंट के आइडियाज़ एंड इनोवेशंस के लिए, जिसे कंडक्ट करता है NIF CBSE के साथ मिलकर। NIF ने एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी सेटअप किया है, दैट इज़ NIF इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल। Now we will read about novel blood plasma therapy for COVID-19। तो इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, इनोवेटिव ट्रीटमेंट वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ प्लाज्मा थेरेपी। इसको कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। इसका एम यही है इम्यून पावर को यूज़ करना जो रिकवर्ड पर्सन को मिली है टू ट्रीट अ सिक पर्सन। लेकिन समझ बिफोर अंडरस्टैंडिंग मोर देन द थेरेपी, हम जानना चाहेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब पैथोजन जैसे नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। पुलिस डॉग्स की तरह एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, मार्क करते हैं इन्वेडिंग वायरस को। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं विच आर अटैच्ड टू द आइडेंटिफाइड इंट्रूडर्स एंड बॉडी गेट रिड्स ऑफ इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ फ्रंट लाइन इम्यून रिस्पॉन्स है टू एन इन्फेक्शन बाय अ माइक्रोब।
पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें सिक्रीट करती हैं इम्यून सेल्स मीन्स बी लिम्फोसाइट्स व्हेन दे एनकाउंटर एन इन्वेडर सच एज नोवल कोरोना वायरस। इम्यून सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करता है एंटीबॉडीज़ को जो कि हाईली स्पेसिफिक हैं टू ईच इन्वेडिंग पैथोजन। एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी या पार्टनर वायरस आर मेड फॉर ईच अदर। प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है? ब्लड को पर्सन से निकाला जाता है जिसने कोविड-19 सिकनेस से जो रिकवर हो गया है, देन सीरम को सेपरेट किया जाता है एंड स्क्रीन किया जाता है फॉर वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। कॉन्वलेसेंट जो सीरम होता है दैट इज़ द ब्लड सीरम जो ऑब्टेन किया जाता है उस पर्सन से जो उसने रिकवरी कर ली है एंड स्पेशली रिच इन एंटीबॉडीज़ फॉर दैट पैथोजन इज़ देन एडमिनिस्टर्ड टू अ कोविड-19 पेशेंट। जो सिक है एक्वायर्स पैसिव इम्यूनाइजेशन। प्रीवियसली कैसे यूज़ होता था? तो हमारे पास इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बट वी डू नॉट हैव इफ़ेक्टिव एंटीवायरल्स। तो जब भी न्यू वायरल आउटब्रेक होता है तो कोई ड्रग्स नहीं है उन्हें ट्रीट करने के लिए एंड कॉन्वलेसेंट जो सीरम है उसे ही यूज़ किया जा रहा है ड्यूरिंग पास्ट वायरल एपिडेमिक्स। 2009-10 के अंदर H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस पैंडेमिक, फिर एबोला आउटब्रेक इन 2018। हाउ लॉन्ग एंटीबॉडीज़ विल रिमेन इन द रिसिपेंट? तो जब एंटीबॉडी सीरम दिया जाएगा तो 3 से 4 डेज़ वो रिसिपेंट के अंदर रहता है एंड इस पीरियड में सिक पर्सन रिकवर कर जाएगा एंड स्टडीज़ ने इसको कंफर्म भी किया है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थेरेपी एंड वैक्सीनेशन? थेरेपी पैसिव इम्यूनाइजेशन है। जब वैक्सीन दिया जाता है तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। इफ़ेक्ट जो है वो उसी समय तक रहेगा जब एंटीबॉडीज़ इंजेक्टेड हों, रिमेन द ब्लड स्ट्रीम, मीन्स जो प्रोटेक्शन है वो टेम्पररी है। वैक्सीनेशन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। मदर जो होती है फॉर एग्जांपल वो एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र करती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू एन इन्फेंट बिफोर द चाइल्ड कुड बिल्ड हर ओन इम्यूनिटी। तो इसी तरीके से थेरेपी काम करती है। रिलेटिव फैक्ट 1819 में एमिल वॉन बेहरिंग एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि जो सीरम ऑब्टेन होता है रैबिट इन्फेक्टेड विद डिप्थीरिया से वो इफेक्टिव है डिप्थीरिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में एंड बेहरिंग को अवार्ड भी दिया गया था फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 1901। नाउ कॉलेब कैड, तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च किया है। देखियो कोलैबोरेशन हो गया ना, 3 मिल रहे हैं, तो कोलैब कैड इन अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल इन ATL स्कूल्स। ठीक है, तो क्या क्या है? एम, नीति एंड NIC। कोलैड कैब एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है, कंप्यूटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि टोटल इंजीनियरिंग सोशल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा 2D ड्राफ्टिंग से एंड डिटेलिंग टू 3D प्रोग्राम डिज़ाइन। एम यही है एक ग्रेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना टू स्टूडेंट्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री ताकि 3D डिज़ाइंस बनाए जा सकें विद फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जो सॉफ्टवेयर है वो इनेबल करेगा स्टूडेंट्स को कि वो डाटा बनाएं अक्रॉस द नेटवर्क एंड कॉन्करेंटली एसेस द सेम डिज़ाइन डाटा फॉर स्टोरेज एंड विजुअलाइजेशन। नाउ टिंकर फ्रॉम होम कैंपेन, तो करंट सिचुएशन को देखते हुए अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम्स ने अ टिंकर फ्रॉम होम कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री उनको ईजी टू लर्न ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल सकें टू कीप देमसेल्स फ्रूटफुली ऑक्यूपाइड। ऑब्जेक्टिव यही है, हार्नेस करनी है क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ चिल्ड्रन बाय इनकरेजिंग लर्निंग थ्रू सेल्फ इनिशिएशन। ATLs, तो 1 मिलियन चिल्ड्रन को हमें न्यूटेरिक इनोवेटर्स बनाना है एंड एम अटल टिंकरिंग लैब्स भी बना रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है क्यूरियोसिटी एडेप्टिव लर्निंग को इंक्रीज़ करना। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए एंड वन टाइम इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए 10 लाख रुपीज़ मिलते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए। मिनिमम ग्रेड 6 to 10 को मैनेज करते हों गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट ट्रस्ट, वो अटल टिंकरिंग लैब्स बना सकते हैं एंड जो एप्लीकेंट स्कूल हो कम से कम 1500 स्क्वायर फीट बिल्टअप स्पेस, वहाँ पर कम से कम 1000। ओके, नाउ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया, तो करंट कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है
to provide rental waiver to IT companies housed in STPI, that is Software Technology Parks of India, मार्च से जून तक, मतलब 4 मंथ्स के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑटोनॉमस सोसाइटी हैं MEIT के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 1991 में बनी थी। एम यही है, एनकरेज करना है, प्रमोट करना है, बूस्ट करना है एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया। एंड STPIs का जो गवर्निंग काउंसिल चेयरपर्सन है वो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज को, स्टैट्यूटरी एंड अदर प्रमोशनल सर्विसेज दें एक्सपोर्टर्स को, ऐसा डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज दें जिसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज हों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, इस्टेब्लिश एंड मैनेज करें इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को, जैसे कि डाटा कॉम फैसिलिटीज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ ट्राइबो मास्क एंड ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, तो एक टीम ऑफ रिसर्चर एट द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बैंगलोर, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है DST का, जो कि एक रेसिपी लेके आया है फॉर मेकिंग फेस मास्क, जिसका नाम है ट्राइबो मास्क। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड कर सकते हैं टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ इन्फेक्शंस, बट इंटरेस्टिंगली बिना किसी एक्सटर्नल पावर के। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। जब 2 नॉन कंडक्टिंग लेयर्स को रब किया जाता है अगेंस्ट ईच अदर, तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करती हैं एंड होल्ड भी करती हैं उसको कुछ समय के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एट प्रॉक्सिमिटी, एंड इसको यूज़ किया जा सकता है टू डीएक्टिवेट और पॉसिबली इवन किलिंग द जर्म्स। मास्क 3 लेयर्ड होगा। एक लेयर होगी नायलॉन क्लॉथ की, जो कि सैंडविच की जाएगी बिटवीन पॉलीप्रोपाइलाइन लेयर्स के बीच में, एंड जो इन प्लेस ऑफ नायलॉन की जगह सिल्क फैब्रिक यूज़ किया जाएगा फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी और शॉल। देन जब लेयर्स को रब किया जाएगा अगेंस्ट ईच अदर, सो दे विल प्रोड्यूस द नेगेटिव चार्जेस, वाइल नायलॉन का क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस। तो ये एक डबल इलेक्ट्रिक वॉल प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एंटिटीज़ क्रॉसिंग। एंड जो मास्क है इज़ मेड आउट ऑफ कॉमनली अवेलेबल फैब्रिक्स, इट कैन बी वॉश्ड जस्ट लाइक एनी अदर क्लोथ एंड कैन बी रीयूज्ड। नाउ व्हाट इज़ ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, तो इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी कहते हैं। ये एक टाइप का कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन है जिसके ऊपर कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, एंड आफ्टर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट मटेरियल विद विच दे वर इन कॉन्टैक्ट। 2 मटेरियल्स को एक साथ रब करने से कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ता है सरफेसेस के बीच में, एंड ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बनता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक फेमिलियर एग्जाम्पल है रबिंग ऑफ अ प्लास्टिक पैन ऑन अ स्लीव ऑफ ऑलमोस्ट एनी टिपिकल मटेरियल लाइक कॉटन, वूल या पॉलिस्टर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीफाइड पैन होगा वो रेडिली अट्रैक्ट करेगा एंड पिकअप कर लेगा पीसीज ऑफ क्लोथ्स लेस देन अ स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन द पैन अप्रोचेज। तो सिमिलरली इलेक्ट्रीफाइड पैन को रिपेल करेगा। देन रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, तो तमिलनाडु के रिसर्चर्स ने एक वैक्सीन कैंडिडेट बनाया है अगेंस्ट SARS-CoV-2 थ्रू रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। इसको यूज़ किया जाएगा फॉर मेनिनको कोकल एंड स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस। तो ये डिफाइन करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटीजन डिस्कवरी स्टार्टिंग फ्रॉम जीनोम इंफॉर्मेशन, एंड ये कंप्यूटर्स की मदद से होगा बिना कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, एंड इट इंक्लूड्स कंपैरेटिव इन सिलिको एनालिसिस ऑफ मल्टीपल जीनोम सीक्वेंसेस ताकि आइडेंटिफाई किए जा सके कंजर्व्ड एंटीजन्स विद इन अ हेट्रोजीनियस पैथोजन पॉपुलेशन, एंड आइडेंटिफाई हो सके एंटीजन्स दैट आर यूनिक टू पैथोजेनिक आइसोलेट्स बट आर नॉट प्रेजेंट इन कॉमेंसल स्ट्रेन्स। इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्टोमिक एंड प्रोटियोमिक डाटा सेट्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि यील्ड करेंगे अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंटीजन्स टू बी टेस्टेड इन एनिमल मॉडल्स, जिससे कॉस्ट एंड टाइम जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रैबिट को अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि रैबिट को यूज़ किया जाता है। तो ये होल जीनोम सीक्वेंस है एस पायोजेनिस का, एंड देन ये आपका है इन सिलिको आइडेंटिफिकेशन और on of ORFs encoding cell surface secreted proteins, then screening होगी conservation of targeted proteins की, then cloning, expression and purification होगा protein targets का, then test किया जा रहा है on animal models।
नाउ वी विल रीड अबाउट सनराइज मिशन। तो नासा ने एक नया मिशन कि सन कैसे जनरेट हुआ एंड कैसे जायंट स्पेस को रिलीज करता है, वेदर स्टॉर्म्स को, सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स को। मिशन का ओवरव्यू यही है कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट दैट इज सनराइज, ये 6 क्यूब सेट्स होंगे जो कि ऑपरेट करेंगे एज वन वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप। एंड नासा को $62.6 मिलियन भी दिए गए हैं टू, उन्होंने अवार्ड किए हैं टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड लॉन्च सनराइज बाय नो अर्लियर देन 1 जुलाई 2023। मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टडी करना है कि सन कैसे क्रिएट होता है एंड कैसे रिलीज करता है जिएंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स। साइंटिस्ट को हेल्प करना है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। नाउ हाउ इट वर्क्स, ये जो मिशन है ये 6 सोलर पावर्ड क्यूबसेट्स पर डिपेंड है जो कि साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं रेडियो इमेजेस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मिशन फ्रॉम सोलर एक्टिविटी एंड शेयर देम विया नासाज डीप स्पेस नेटवर्क। जो कॉन्स्टलेशन होगा क्यूबसेट्स का वो 6 माइल्स तक फ्लाई कर सकता है अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर, जो कि अदरवाइज ब्लॉक्स द रेडियो सिग्नल सनराइज विल ऑब्जर्व। 6 क्यूब सेट्स जो है वो 3D मैप्स क्रिएट करेंगे टू पिन पॉइंट वेयर जायंट पार्टिकल बर्स्ट ओरिजिनेट ऑन द सन एंड हाउ दे इवॉल्व एज दे एक्सपेंड आउटवर्ड इनटू स्पेस। इन टर्न हेल्प करेंगे डिटरमाइन करने में कि क्या चीज़ इनिशिएट एंड एक्सेलरेट करती है इन जायंट जेट्स ऑफ रेडिएशन को। जो ये 6 इंडिविजुअल स्पेसक्राफ्ट हैं ये वर्क एक साथ करेंगे टू मैप फॉर द फर्स्ट टाइम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रीचिंग फ्रॉम द सन आउट इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इसके साथ ये ध्यान रखिए नासा ने 2 मिशंस जो हैं वो चूज़ किए थे अगस्त 2017 में फॉर इट्स मिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ एक्सप्लोरर प्रोग्राम, ताकि 11 मंथ की कॉन्सेप्ट स्टडी की जा सके एंड जो सनराइज मिशन है वो उनमें से ही एक मिशन है। नाउ ग्रेस 4 मिशन, तो एक नया सैटेलाइट बेस्ड वीकली ग्लोबल मैप ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड ग्राउंड वाटर वेटनेस कंडीशन डेवलप किया यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन यूएनएल ने 31 मार्च 2020 को। इन मैप्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जो डाटा अवेलेबल होता है फ्रॉम द नासा एंड जर्मन रिसर्च सेंटर for geosciences, gravity recovery and climate experimental follow-on that is GRACE 4 satellites यूज़ किए जाते हैं टू ड्राइव दीज ग्लोबल मैप्स। जो सेटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन है इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उसे इंटीग्रेट किया जाता है अदर डाटा के साथ विद इन अ कंप्यूटर मॉडल। जो मॉडल होता है फिर ये प्रोड्यूस करता है अमंग अदर इनपुट्स टाइम वेरिंग मैप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एट 3 डेप्थ्स that is surface soil moisture, root zone soil moisture and shallow ground water। जो मैप है इसका रिजोल्यूशन 8.5 माइल्स तक है एंड ये कंटिन्यूस डाटा प्रोवाइड करता है मॉइस्चर के लिए एंड ग्राउंड वाटर कंडीशंस के लिए अक्रॉस द लैंडस्केप। नाउ हमें ये डाटा क्यों चाहिए? ताकि हम एग्जिस्टिंग गैप्स को फिल कर सकें एंड हम फुल पिक्चर समझ सकें वेट एंड ड्राई कंडीशंस की, जिसके थ्रू ड्रॉट हो सकता है एंड मैनेज कर सकें कि किस तरीके की क्रॉप्स को हमें अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना है एंड प्रिडिक्ट कर सकें यील्ड्स को। नाउ अबाउट ग्रेस 4 मिशन दैट इज ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेंडिचर फॉलो ऑन मिशन। ये पार्टनरशिप है बिटवीन नासा एंड GFZ दैट इज जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज। ग्रेस 4 एक सक्सेसर है ओरिजिनल ग्रेस मिशन का, जो कि ओरिजिनेटली शुरू किया था जिसने अर्थ को ऑर्बिट करना 17 मार्च 2002 को। एंड जो ग्रेस मिशन है ये वेरिएशन को मेजर करता है इन ग्रेविटी ओवर अर्थ सरफेस एंड प्रोड्यूस करता है न्यू मैप ऑफ ग्रेविटी फील्ड एवरी 30 डेज। नाउ आर्टेमिस प्रोग्राम, तो ये हम पढ़ चुके हैं बट अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन। सो नासा ने अनवील किए हैं प्लान फॉर आर्टेमिस बेस कैंप ऑन द मून बियॉन्ड 2024। ये जो कैंप है ये लूनर एक्सप्लोरेशन को समझेंगे इन स्टैकहेल्टन क्रेटर ऑन एट द मून्स साउथ पोल। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें चाहिए फॉर पावर, वेस्ट डिस्पोजल एंड कम्युनिकेशन। एंड ये जो बेस है इट कैन बी यूज्ड एज अ साइट फॉर टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर डीलिंग विद पेस्की लूनर डस्ट एंड द लॉन्ग कॉल लूनर लाइट्स। आर्टेमिस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एसेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस
इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। ये नासा का नेक्स्ट मिशन है टू द मून। ये मेज़र करने के लिए कि सन की जो रेडिएशन है वो हिट कैसे करती है रॉकी मून को, एंड कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है टू प्रोटेक्ट इट। एंड आर्टेमिस जो है वो ट्विन सिस्टर है अपोलो एंड गॉडेस ऑफ द मून इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, नासा अपना फर्स्ट विमेन एंड नेक्स्ट मैन भेजने वाली है मून पर बाय 2024। तो ये आप देख सकते हैं अर्थ से जाएगा, ओके। एंड ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साउथ पोल है टारगेटेड साइट। तो इस तरीके से ये जाएगा। Now we will read about lithium rich red giants. तो रिसर्चर्स ऑफ IIA ने, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है DST गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ली रिच जियांट स्टार्स पाए हैं एंड एसोसिएट किए विद सेंट्रल ही बर्निंग स्टार्स, दैट इज़ रेड क्लम्प जियांट्स, एंड न्यू विस्टार्स भी ओपन कर दिए इन द रिवॉल्यूशन ऑफ रेड जियांट स्टार्स। ये डिस्कवरी इंडिकेट करती है कि ली को प्रोड्यूस किया जाता है इन स्टार्स एंड अकाउंट्स फॉर इट्स अबंडेंस इन द इंटरस्टेलर मीडियम। आइडेंटिफाई करना सोर्सेज को ये ग्रेट इंटरेस्ट है रिसर्चर्स के लिए, ताकि वैलिडेट कर सके बिग बैंग न्यूक्लियसो सिंथेसिस को भी एज वेल एज स्टेलर मिक्सिंग प्रोसेस को भी। लिथियम वन ऑफ द 3 प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड हीलियम के अलावा, जो कि प्रोड्यूस होता है इन बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। ली इन स्टार्स जो है वो प्रपोज होते हैं एज लाइकली ली सोर्स इन द गैलेक्सी, एंड जनरल में स्टार्स को कंसीडर किया जाता है ली सिंक्स। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है, ये प्रेडिक्ट करती है कि रफली 25% जो मास है यूनिवर्स का उसके अंदर हीलियम है, एंड ये भी प्रेडिक्ट करती है कि 0.01% ड्यूटेरियम है, एंड कुछ और क्वांटिटीज़ हैं लिथियम की। तो ये प्रोडक्शन होगा न्यूक्लियाई का अदर देन द लाइटेस्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स। प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस को बिलीव किया जा रहा है कि ये टेक प्लेस करेगा इन द इंटरवल फ्रॉम रफली 10 seconds to 20 minutes आफ्टर द बिग बैंग। नाउ वी विल रीड अबाउट आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स बेस्ड ग्लोबल आयोनोस्फेरिक मॉडल। तो रिसर्चर्स IIT मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म नवी मुंबई, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक ग्लोबल मॉडल बनाया है ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके आयोनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद लार्ज डाटा कवर। ये जो मॉडल है आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क बेस्ड ग्लोबल आयोनोस्फीयर मॉडल, इसको डेवलप किया गया है लॉन्ग टर्म आयोनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके। कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं प्रोसेस इन द ह्यूमन ब्रेन, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं रिकॉग्निशन की, क्लासिफिकेशन की, उसे सॉल्व किया जा सके। एंड इनका जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर रहता है, जो कि फंक्शन है ऑफ एन एल्टीट्यूड फॉर एनी गिवन लोकेशन और टाइम। नाउ इसका अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बिग मर्जर, फर्स्ट मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स विद अनइक्वल मास डिटेक्टेड। तो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज एट लिगो साइंटिफिकली कोलैबोरेट किया एंड डिटेक्ट किए मर्जर 2 अनइक्वल मास ब्लैक होल्स के, इन्हें GWIN 1N0412 भी कहते हैं। ये पहला ऐसा ऑब्जर्वेशन है, एंड इसने कंफर्म किया है आइंस्टाइन की थ्योरी भी ऑफ जनरल रिएक्टिविटी। बाइनरी ब्लैक होल्स ऑफ इक्वल मासेस एंड अनइक्वल मासेस में क्या डिफरेंस होता है, तो ट्वाइस होती है इसकी ऑर्बिटरी फ्रीक्वेंसी, एंड जो बाइनरी ब्लैक होल्स होते हैं अनइक्वल मासेस के साथ, उनका जो एमिशन है वो 3 गुना होता है। एंड मर्जर जब होता है अनइक्वल ब्लैक होल्स का, तो जो स्पिन है वो मोर मैसिव ब्लैक ऑयल होती है, एंड ब्लैक होल होता है जो स्पिन है वो भी मोर प्री डोमिनेंट है। तो ब्लैक होल एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो कि काफ़ी डेंस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है उसकी, कि कोई मैटर या कोई लाइट एक्सेप्ट नहीं कर सकती इट्स पुल, एंड कोई भी लाइट एस्केप नहीं हो सकती, इट इज़ ब्लैक एंड विजिबल। नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट इज़ जियो फेंसिंग। तो सेंटर ने
टेस्ट की है एप्लीकेशन जो कि ट्रिगर करेगा ईमेल एंड एसएमएस अलर्ट्स को टू एन एथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी इफ़ द पर्सन हैज़ जम्प्ड क्वारंटाइन और एस्केप्ड फ्रॉम आइसोलेशन। ये पर्सन के मोबाइल फ़ोन सेल पे बेस्ड होगी एंड जियो फेंसिंग 300 मीटर तक एक्यूरेट डाटा बता सकती है। सो ये सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में के लिए अकॉर्डिंग बनाया गया है। जियो फेंसिंग एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है जिसके थ्रू ऐप या जो अदर एटमॉस्फेयर हैं जैसे कि जीपीएस, आरएफआईडी, वाईफाई, सेलुलर डाटा, ये ट्रिगर करते हैं प्री प्रोग्राम्ड एक्शन को जब भी कोई मोबाइल डिवाइस एंटर या एग्जिट करेगी वर्चुअल बाउंड्री के। जियो फेंसिंग कैसे काम करती है? अगेन एक एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक डेवलपर होगा जो कि इस्टेब्लिश करेगा वर्चुअल बाउंड्री को अराउंड अ स्पेसिफिक लोकेशन इन जीपीएस एंड जो वर्चुअल जियो फेंस होगी वो ट्रिगर करेगी रिस्पॉन्स व्हेन एन एथोराइज्ड डिवाइस एंटर्स और एग्जिट्स द डाटा एज स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर। नाउ वी विल रीड अबाउट बायो सर्टिफाइड क्रॉप्स। तो बायो सर्टिफाइड कैरेट डेवलप की फार्मर साइंटिस्ट्स ने एंड ये मधुबन गजर है जिसे डेवलप किया है श्री वल्लभ भाई वसरम भाई मरवनिया ने, एक साइंटिस्ट हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। बी कैरोटीन है इसके अंदर, आयरन कंटेंट है एंड इसको प्लांट किया गया 200 हेक्टेयर्स के अंदर। 40 to 50 जो है वो टोटल मीन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम है एंड जो वैरायटी है वो कल्टीवेट की जाएगी फॉर मोर देन 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द लास्ट 3 years की गई है। महाराष्ट्र का जो गाजर कैरेट है उसका सिग्निफिकेंट हाइयर कैरेट यील्ड है दैट इज 74.2 एंड प्लांट बायोमास है 275 ग्राम पर प्लांट। तो बायो सर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे फूड क्रॉप्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड की जाती हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स को बढ़ाकर थ्रू कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या फिर थ्रू फोर्टिफिकेशन। क्रॉप्स को सर्टिफाई कैसे किया जाता है? तो ये क्रॉस ब्रेड हैं विद वेराइटीज़ विद अदर डिज़ायरेबल ट्रेड्स फ्रॉम द टारगेटेड एरियाज एंड डेवलप की जाती हैं बायो वेरीफाइड वेराइटीज़। नाउ व्हाट इज़ पूल टेस्टिंग ऑफ कोरोना? तो जब से कोविड-19 के केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एडवाइस कर रहा है कि पूल सैंपल को यूज़ करें फॉर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफ पेशेंट सैंपल्स। तो इसके अंदर पीसीआर स्कैनिंग होती है एट द स्पेसिमेन पूल कंप्राइजिंग मल्टीपल इंडिविजुअल पेशेंट स्पेसिमेंस एंड इंडिविजुअल टेस्टिंग भी होती है अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग सैंपल जो है वो 5 का रखें एंड उन्हीं एरियाज़ में यूज़ करें जहाँ पे लो परवेलेंस हो कोविड-19 की। नाउ वी विल रीड अबाउट चित्रा जिने लैम्प एन। तो ये एक डायग्नोस्टिक किट है जो कि 2 hours के अंदर कंफर्म कर देती है कोविड-19 को एट लो कॉस्ट। इसे बनाया है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के अंदर एंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ ये डिटेक्ट करती है एन जीन ऑफ SARS-CoV-2 यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। ये स्पेसिफिक है SARS-CoV-2 एन जीन के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक ट्रायल टेस्ट जो होते हैं परफॉर्म किए जा सकते हैं 100% एक्यूरेसी एंड मैच करता है टेस्ट रिजल्ट्स को यूजिंग RT-PCR एंड डिटेक्शन टाइम सिर्फ 10 मिनट्स ही होता है, 2 hours से ज़्यादा नहीं हो सकता। 30 सैंपल्स को टेस्ट किया जा सकता है इन अ सिंगल मशीन एंड ईच डे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप एंड लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन दैट इज़ RT लैम्प, ये एक टेक्निक है आरएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए एंड इसे वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड में एक डीएनए कॉपी जो है वायरल आरएनए की वो जनरेट करते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड देन आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन इज़ कैरिड आउट। देन फेलुडा एंड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो लो कॉस्ट पर जो पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है न्यू कोरोना वायरस को विद इन एन आवर। इसे बनाया है साइंटिस्ट ने एट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। 500 रुपीज़ चाहिए पर RT-PCR टेस्ट एंड 4500 रुपीज़ लगेंगे इन प्राइवेट लैब्स। तो ये जो बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम है इसका जो टेस्ट है उसे CAS-9 का नाम दिया गया है एंड CAS
क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम। जीन्स क्या होते हैं? जीन आपके बायो इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं। क्रिस्पर कैस 9 एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ किया जा सकता है ये जानने के लिए कि किस तरीके से ऑल्टर करे जेनेटिक एक्सप्रेशन या फिर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ बैरबेरिन एंड एल्जेमर। तो आपका जो बैरबेरिन है वो एक नेचुरल एंड चीप प्रोडक्ट है सिमिलर टू कुरकुमिन जो कि कमर्शियली अवेलेबल है एंड पुअरली सॉल्यूबल एंड टॉक्सिक टू सेल्स। जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉडिफाई किया इसको यूज़ एज एन एल्जीमर्स इनहिबिटर एंड बर्ड डी जो है वो एक सॉल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। जो एट्रीब्यूट्स हैं दे प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज एंड रेस्क्यू करते हैं बाइको मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन डैमेज। जो एट्रीब्यूट्स है वो बैड डी को एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बनाते हैं फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव थेराप्यूटिक्स टू ट्रीट मल्टी फैसिलिटी टॉक्सिटिसिटी ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज़। बैकग्राउंड यही है एल्जाइमर डिसीज़ तो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर एंड 70% से भी ज़्यादा डर्मेटेनिया हो जाता है। ओके नाउ एल्जाइमर ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि 65 से जो ऊपर के पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड यंगर को करेगा तो काफ़ी अर्ली। मेमोरी लॉस होना, कंप्लीटिंग करना फाइनेंशियल टास्क ये सब क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर एल्जाइमर। ठीक है, इसके अंदर बस 2 प्रोटीन्स होते हैं, एक तो बीटा एमिलॉइड्स एंड टाउ। नाउ एंटी स्मॉग रन्स जो कि इंस्टॉल की गई 14 लार्ज प्रोजेक्ट साइट्स इन दिल्ली में एंड 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एंटी स्मोक गन्स हैं वो मैंडेटरी होंगी प्रोजेक्ट्स में जिन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए स्टेट से एंड सेंटर से एंड वो बिल्ड करेंगी एरिया ऑफ ओवर 20,000 किलोमीटर्स। इसके लिए 47 लार्ज प्रोडक्ट्स को भी इंस्टॉल किया गया। एंटी स्मोक गन एक डिवाइस है जो कि स्प्रे करती है नेब्यूलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को एटमॉस्फेयर में एंड कनेक्टेड टू अ वाटर टैंक एंड माउंटेड ऑन अ व्हीकल। इसे सिटी में टेक किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट एंटी स्मॉग गन्स। तो ये इंस्टॉल की गई हैं 14 लार्ज प्रोजेक्ट साइट्स इन दिल्ली के अंदर क्योंकि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मैंडेटरी हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए स्टेट और सेंटर से एंड बिल्टअप एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर्स का हो। इसके अकॉर्डिंग 47 लार्ज प्रोजेक्ट्स दिल्ली के अंदर उन्हें ये गन्स इंस्टॉल करानी पड़ेंगी। एंटी स्मोक गन एक ऐसी डिवाइस है जो कि नेब्यूलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स स्प्रे करती है इनटू द एटमॉस्फेयर ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। इसे कनेक्ट किया जाता है एक वाटर टैंक से एंड माउंटेड ऑन अ व्हीकल एंड ये सिटी के पास स्प्रे करती है वाटर टू सेटल डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये वाटर को स्प्रे करती है अप टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर्स एंड जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं बिकॉज स्प्रे एक्ट्स लाइक रेन एंड सेटल कर देती है डस्ट पार्टिकल्स को एंड इवन PM 2.5 को भी। हमें ऐसे मेजर्स की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि लेट अक्टूबर इन दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर आप सभी ने सुना होगा कि जो एयर क्वालिटी थी वो सेवरी कैटेगरी तक पहुंच गई थी। इसके 3 ही मेजर कारण थे, एक तो पॉल्यूटेंट्स, दूसरा ट्रांसपोर्ट से एमिशन, फिर जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स थे जैसे कि विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। सो टूथलेस एनवायरनमेंट बॉडी एंड फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज़ काम नहीं करेंगे। सेंटर एंड स्टेट्स को जॉइंटली एंड क्विकली काम करना पड़ेगा ह्यूमन लंग्स को क्योंकि फेडरलिज्म और पार्टीशन पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। नाउ यूरेनियम कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर। तो एक नई स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK एंड महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर फुलवरी शरीफ इन पटना ने जिन्होंने पाया कि यूरेनियम कंटामिनेट कर रहा है ग्राउंड वाटर को इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सरन, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, गया एंड जहानाबाद। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के अंदर एंड ईस्ट ऑफ गंडक रिवर एंड गंगा रिवर के साउथ में बहुत ज़्यादा हैं। मैक्सिमम है सुपौल के अंदर 80 माइक्रोग्राम ऑफ यूरेनियम है पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड IS 10,500 2012 जो है वो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है।
जो स्पेसिफाई करता है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है रेडियो एक्टिव रेसिड्यूज़ के लिए, जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा एमिटर्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी कंसीडर करते हैं, इंक्लूडिंग यूरेनियम। कोई भी इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है यूरेनियम की वो 0.03 mg पर लीटर है एज पर WHO प्रोविजनल गाइडलाइंस इन ऑल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अफेक्टेड स्टेट्स कौन सी होंगी, तो एक रिपोर्ट जो ड्यूक यूनिवर्सिटी USA लेकर आई इन एसोसिएशन विद सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर है। ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ हैं, तो एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा। मेन फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक्वेफर रॉक्स के अंदर यूरेनियम है, वाटर रॉक जो इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉक से, ऑक्सीडेशन कंडीशंस एंड जो इंटरेक्शन है एक्सट्रैक्टेड यूरेनियम का विद अदर केमिकल्स इन द ग्राउंड वाटर जैसे कि बाइकार्बोनेट, ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन एंड नाइट्रेट पॉल्यूशन, इन सब प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं हाई ऑन यूरेनियम। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्लाई ऐश भी हमने कई बार किया है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे नोवेलो कोरोना वायरस के अगेंस्ट मध्य प्रदेश को बहुत हार्ड बैटल करनी पड़ी, खास करके सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पे रिलायंस पावर प्लांट फ्लाई ऐश डाइक कोलैप्स हो गया एंड जो रिलायंस का पावर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है ससन एरिया ऑफ सिंगरौली फ्लाई ऐश कोलैप्स रिसेंटली। जो फ्लड था टॉक्सिक ऐश का इट स्लर्स इन एडजॉइनिंग हड़वाहा विलेज जिसने 6 पर्सन को वॉश अवे कर दिया, इंक्लूडिंग 3 किड्स ऑफ विमेन एंड 2 मैन लिविंग इन द एडजॉइनिंग विलेज। तो फ्लाई ऐश जिसे फ्लू ऐश पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश भी कहते हैं, ये एक कोल कंबशन प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोल फायर्ड बॉयलर्स होते हैं, फ्लू गैसेज होती हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके मेन मिनरल्स हैं। माइनर आप रीड कर सकते हैं, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लीड, मैंगनीज, मरकरी, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, स्ट्रोंटियम, थैलियम, वैनेडियम, ये सब इसके अंदर थे। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, तो टॉक्सिक हैवी मेटल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं फ्लाई ऐश के अंदर निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लीड, ये सब टॉक्सिक है नेचर के लिए। रेडिएशन, हर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है तो फ्लाई ऐश 100 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जैसे कि मैनग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन, क्रॉप यील्ड्स में रिडक्शन करना, एंड पॉल्यूशन भी हुआ ग्राउंड वाटर का इन रन ऑफ कच्छ। नाउ ये देखिए जो फ्लाई ऐश है वो हमारे इंडिया के अंदर जो प्राइमरली कैल्सेरियस और क्लास सी वैरायटी का है, मतलब सिर्फ पोजोलैनिक ही नहीं, हाइड्रोलिक फीच प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर, एंड जो प्राइसिंग है वो भी कंटेंटियस इशू है। Now NGT raises concern over COVID-19 biomedical waste disposal। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड प्रोडक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को कहा है कि वो सीरियस एफर्ट्स लें कि अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ना हो बायोमेडिकल वेस्ट का अराइजिंग आउट ऑफ द हैंडलिंग ऑफ COVID-19 डिसीज़। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिर्फ 1.1 लाख ही आउट ऑफ 2.7 लाख हेक्टेयर्स एथोराइज्ड है इसके अंदर, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे एंड हैंडल करेंगे सिचुएशन को, सीरियस एफर्ट्स लेंगे ताकि हर पॉसिबल रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। रिवीजन कीजिए गाइडलाइंस का फॉर द हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्वारंटीन ऑफ COVID-19 पेशेंट्स। तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। BMW मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो इसका जो एम्बिट है इसके अंदर वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स, ब्लड बैग्स विद इन 2 ईयर्स इनको फेज आउट करना होगा, प्री ट्रीटमेंट करना होगा लेबोरेटरी वेस्ट का, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट का,
ट्रेनिंग देनी होगी हेल्थ केयर वर्कर्स को एंड उनको भी इम्यूनाइज करना होगा रेगुलरली। एक बार कोड सिस्टम बनाना होगा बैग्स के लिए एंड कंटेनर्स के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। एंड बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया है, 10 में नहीं किया, ताकि वेस्ट का सेग्रीगेशन करना सोर्स से ही इजीली हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट लैंड भी प्रोवाइड करेगी कि एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी बने। नाउ सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, तो लॉकडाउन के बीच में ही गुजरात गवर्नमेंट ने 3rd एडिशन इसका लॉन्च किया। ये एक कंजर्वेटिव प्लान है जो कि वाटर बॉडीज़ को डिपन करने की बात करता है बिफोर मॉनसून। ये कंटिन्यू रहेगा जून 10 तक एंड देखा जाएगा इसके अंदर दैट हाउ दे डिपन द लेक्स, हाउ दे चेक द डैम्स एंड रिवर्स, वहाँ से सिल्ट को रिमूव करके। एंड इसके साथ साथ पीपल का पार्टिसिपेशन ज़रूरत है, मनरेगा ज़रूरी है। ये स्कीम 2018 में स्टार्ट हुआ था जब बहुत कमज़ोर मॉनसून आया था एंड स्टेट की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बढ़ी थी 23,000 लाख क्यूबिक फीट इन्हीं एफर्ट्स की वजह से, लाइक डीपनिंग ऑफ लेक्स, चेक डैम्स, रिवर्स एंड रिजर्वर्स। तो सुजलम सुफलम जल संचय अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था कि डिपेंड करना है वाटर बॉडीज़ को, ताकि जो शॉर्टेज है रेन वाटर की ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी वो हम अचीव कर पाए। एंड ध्यान रखिए गवर्नमेंट इसके अंदर 60% एक्सपेंडिचर एंड 40% जो शेयर होगा वो पीपल कॉन्ट्रीब्यूशन से होगा, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हाउ इंडिया विल टैकल इट्स वाटर वोज अमेड वॉश योर हैंड्स डायरेक्टिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एडवाइजरी इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट को एंड कहा कि इंश्योर कीजिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट, क्योंकि जो लॉकडाउन है वो 3rd मई तक एक्सटेंड हो चुका था। एंड फील्ड टेस्ट किट्स भी सेंड कीजिए, फ्रीक्वेंट वॉशिंग करना है हैंड्स को विथ फ्रोथिंग सोप्स। एंड ये क्यों सोप से, क्योंकि हमने वो ऑयल टेल्ड फीचर्स पढ़े थे इफ़ यू रिमेंबर, तो आप सभी वीडियोस देखें। इसलिए इंश्योर करना होगा कि अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई ना हो, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा फिर स्टेट्स के लिए। जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 1820 से 1545 आ गई थी 2011 में, एंड और भी गिर गई 1341 से 1140 हो जाएगी 2025 एंड 2050 के अंदर। तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, हमारा जितना नेशनल एवरेज है, एंड इसी को वाटर स्ट्रेस्ड और वाटर स्कैर्स कहते हैं। 2018 की रिपोर्ट में जो वाटर एंड सैनिटेशन एडवोकेसी ग्रुप वाटर एड है, उन्होंने इंडिया को टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर माना जहां पर क्लीन वाटर नहीं है एंड 16.3 करोड़ पीपल के पास एक्सेस नहीं है टू ड्रिंकिंग वाटर। वाटर स्ट्रेस्ड एंड वाटर स्कैर्स। तो वाटर स्ट्रेस्ड वो होंगे जिनके पास 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी है, एंड वाटर स्कैरसिटी वो होंगे जिनके पास 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी है। चैलेंजेस क्या हैं? ग्राउंड लेवल वाटरफॉल होना, डिमांड इंक्रीज होना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, पॉल्यूशन, पुअर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इंटर स्टेट डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाटर, तो आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि स्टेट एंड सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एंड एंट्री नंबर 17 वाटर की स्टेट लिस्ट में आता है। वाटर सप्लाईज, इरीगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर मैनेजमेंट, ये सब एंट्री 56 में आता है ऑफ लिस्ट 1। तो रिकंसीडर करना होगा इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस को, एक एडिक्वेट एसेस मिलना चाहिए सभी को क्वालिटी वाटर का, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करना होगा, स्टॉप करना होगा डिस्ट्रिक्शन ऑफ लोकल वाटर बॉडीज़, एक्विफर्स बनाने होंगे, एक रिवर बेसिन अथॉरिटी बनानी होगी फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मनी चार्ज भी कीजिए फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी 25 पैसा पर लीटर अ डे, एंड क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इनकरेज करना होगा, एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए अमंग स्टेट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर एट अ लोकलाइज्ड लेवल। इनकरेज करना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, एंड डैम्स भी चेक करने होंगे। व्हाट इज़ राउंड ट्रिपिंग? इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ करंट अफेयर्स हैं। तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड के लिए
एक रिलीफ आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस इशू किया था रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने, वो इस क्वैश डाउन कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनडीटीवी को अक्यूज़ किया था ऑफ राउंड टिपिंग फाइनेंस इन कनेक्शन विद जुलाई 2000 इशुएंस ऑफ स्टेप अप कूपन बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू $100 बिलियन थ्रू इट्स यूके सब्सिडरी। तो राउंड ट्रिपिंग क्या है? ये वो मनी है जो कंट्री को छोड़ देता है वेरियस चैनल्स के थ्रू एंड मेक्स इट्स वे बैक इनटू द कंट्री ऑफन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये ब्लैक मनी को इन्वॉल्व करता है, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन को इन्वॉल्व करता है, एंड ये एक ट्रांजैक्शन से नहीं, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन से होता है जिनका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होता, बट इनका मेन एम यही होता है कि फॉल विद इन द ट्रैपिंग्स ऑफ गार। नाउ इन्वेस्ट, हाउ डज द मनी रिटर्न टू इंडिया? तो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑफशोर फंड्स में, इवन इन इन्वेस्टिंग इन इंडियन एसेट्स, एंड जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं या जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, वो कुछ रूट्स हैं जहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। वाई राउंड ट्रिपिंग हैपन्स? क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जर्व फैक्टर्स हैं जो कि राउंड ट्रिपिंग को प्रोमोट करते हैं। मेनली जो टैक्स कंसेशन अलाउ करते हैं फॉरेन कंट्री, ये इंडिविजुअल्स को एनकरेज करता है कि वो अपने मनी को वहाँ पार्क करें एंड देन रीरूट इट। नाउ रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन कोरोना वायरस आउटब्रेक बैटल। तो आर्मी ने कोविड-19 क्वारंटाइन फैसिलिटी को टेक ओवर करने के लिए नरेला दिल्ली के अंदर आर्मी को भेजा, एंड 6 क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं मुंबई, जैसलमेर, जोधपुर, हिंडन, मानेसर एंड चेन्नई में। 15 भी हैं, कैपेसिटी 7000 की है। 51 जो हैं वो हॉस्पिटल्स के लिए हैं, 5 टेस्टिंग लैब्स हैं, 6 मोर हॉस्पिटल्स को इक्विप्ड किया गया है, स्पेशल IAF फ्लाइट्स हैं, 60 टन्स ऑफ स्टोर्स को एयरलिफ्ट किया है, एंड 28 फिक्स्ड विंग एंड 21 हेलीकॉप्टर्स आर ऑन स्टैंड बाय। 6 नेवल शिप्स को रेडी रखा गया है फॉर असिस्टेंस टू नेबरिंग कंट्रीज। 5 मेडिकल टर्म्स जो है वो स्टैंड बाय हैं फॉर डिप्लॉयमेंट इन मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो एड टू सिविल अथॉरिटीज़, इनका एक्ट ध्यान रखिएगा, सिविल अथॉरिटीज़ बाय द आर्म्ड फोर्सेस 1970। ये ध्यान रखिए कि एड तो प्रोवाइड करनी ही है, एंड ये एक सेकेंडरी टास्क है आर्म्ड फोर्सेस का, बट इससे प्राइमरी रोल नहीं इनका रिमूव हो सकता। प्राइमरी रोल तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस ही है। NCMC दैट इज़ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ये फाइनल अथॉरिटी होते हैं टू डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल चाहिए दैट कैन बी डिप्लॉयड टू एड सिविल अथॉरिटी। Now we will read about how COVID-19 outbreak slipped through China system। तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा अफेक्टेड है कोविड-19 में आज के टाइम पे, एंड ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था दिसंबर लास्ट ईयर में, एंड जनवरी 19 को जो वुहान में अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। स्टडीज़ ने सजेस्ट किया कि जो चाइना का जो 23 जनवरी को इन्होंने लॉकडाउन करा 50 मिलियन पीपल को, एंड एडिशनल 7 लाख केसेस आउटसाइड वुहान पाए गए, इंटरवेंशंस पाई गई 1 वीक एंड 3 वीक्स अर्लियर, जिसकी वजह से नंबर जो था वो 66% एंड 95% हो गया। तो व्हाट लेड द डिज़ास्टर? कम्युनिकेशन गैप। हर प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी खुद का सेंटर था डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए, लेकिन ये सबॉर्डिनेट थे सब हेल्थ कमीशन के, सो ये डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहे थे नेशनल लेवल को। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इंक्रोचमेंट कर देना कि आपको बोलने का हक ना दिया जाए, इन्फेक्शन का स्प्रेड करना। बाय द टाइम वुहान लॉकडाउन के अंदर आया 5 मिलियन पीपल वहाँ से ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स कहा गया। ये जो मेथड है ये इंटेंशनली इन्फेक्ट कर रहे हैं वॉलंटियर्स को विद द नोवल कोरोना वायरस, एंड स्पीड मीन्स प्रमोट किया जा रहा है दैट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन। सो 27 अप्रैल को एक ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज़ कॉल्ड वन डे सूनर, उन्होंने रजिस्टर किया 3817 पीपल को 52 कंट्रीज़ में, जिन्होंने इन ट्रायल्स के लिए साइन अप किया। लेकिन किस तरीके से ये वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं एंड कैसे इनको टेस्ट किया गया? तो रेगुलेटरी रेजाइम्स को फॉलो करते हुए जो वैक्सीन्स हैं उन्हें डेवलप करने में काफ़ी साल लग जाते हैं, एंड उनका जो डेवलपमेंट है 3 फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ के अंदर जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होगा उनके ऊपर ट्रायल वैक्सीन की जाएगी। फ़ेज़ 2 के अंदर जो क्लिनिकल स्टडी होगी उसे एक्सपेंड किया जाएगा, एंड वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिनके अंदर वही फीचर्स हों जो कि उन लोगों में हों जिनके लिए न्यू वैक्सीन इंटेंडेड है।
फेज़ 3 में जो वैक्सीन है वो 1000 पीपल को दी जाती है, एफिकेसी एंड उसकी सेफ्टी चेक की जाती है। एंड इस फेज़ के टाइम पे पार्टिसिपेंट्स जो है वो वैक्सीन को रिसीव भी कर सकते हैं या फिर प्लेसबो को भी। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स क्या है, कैसे ये होता है एंड व्हाई इज़ इट सिग्निफिकेंट। तो इस के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वैक्सीन ग्रुप के या प्लेसबो ग्रुप के, वो कंसेंट देते हैं एंड दे आर डेलिबरेटली एक्सपोज टू द इन्फेक्शन मीन्स चैलेंज्ड बाय द डिसीज ऑर्गेनिज्म। तो जो ट्रायल्स हैं ये वैल्यूएबल टाइम सेव करते हैं इन डेवलपिंग अ वैक्सीन एज रिसर्चर्स, एंड उनको वेट नहीं करना पड़ता पार्टिसिपेंट्स के लिए टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन। कन्वेंशनल फेज़ 3 टेस्टिंग को रिप्लेस करके जो ट्रायल्स हैं ये काफ़ी सारे मंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लाइसेंजर प्रोसेस से, लेकिन जो वैक्सीन्स हैं वो जल्दी बन जाती हैं। एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, मेडिकेशंस को डेवलप करना फॉर डिसीजेज विच आर कंसिडर्ड लेस लीथल एंड हैव बीन बेटर अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट ओवर द ईयर, जैसे कि मलेरिया। क्रिटिक्स क्वेश्चन भी करते हैं कि जो ट्रायल्स जो अंडरटेक किए जा रहे हैं फॉर कोविड-19 एंड अ पोटेंशियल डेडली डिसीज जो कि लेस हैं एट रिस्क विच द रिसर्चर्स आर स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टडिंग। 2016 में WHO ने ऑब्जर्व भी किया था कि जो रिसर्च है इससे कॉन्फ्लिक्ट ही होगा बिकॉज द मेडिसिन टू डू नो हार्म, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल यही रहता है। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक हो गया है एंड थैंक यू।